तो स्वागत है, अभिनंदन है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो टॉपिक हमने उल्लिखित कर रखी है सौरमंडल में प्रकाश, और उसके सामने आप देख पा रहे होंगे लिखा है हमने पार्ट 3। पार्ट 3 ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 को हम लोगों ने देख लिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और ये मान के चलें कि अब हम लोग सौरमंडल में प्रकाश पार्ट 3 के अंतर्गत, ठीक इसके नीचे आप लिखा देख पा रहे होंगे कि प्रकाश, जिसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान, ये टॉपिक है सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक होती है प्रकाश। ये चीज़ यहाँ से आप दोनों ही टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ये मैं बिल्कुल अलग कर रहा हूँ। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होगा कि मैं सौरमंडल का जो प्रकाश है उसको सामान्य विज्ञान के प्रकाश तथा पर्यावरण का संपूर्ण पार्ट जो प्रकाश से रिलेटिव है उसको एक मंच पे आपको शेयर करना चाहता हूँ। इसका मतलब एक मंच पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इस वीडियोज को पूरी तरीके से देखने का प्रयास करें। तो आइए समझते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे पहली टॉपिक होगी दर्पण। ये जो दर्पण है इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा हमारे द्वारा की जाएगी। अभी मान के चलें कि दर्पण किसे कहते हैं, तो सबसे पहली बात महत्वपूर्ण यही हो गई, दर्पण वह शीशा है, दर्पण वह शीशा है जिसके एक तरफ चांदी, या ये मान के चलें जिसके एक तरफ लिख दूं मैं कि कालिख लगा होता है, या इसी को कह दें कि लेप लगाया जाता है। जिससे ये कालिख या ये लेप क्यों लगाया जाता है, जिससे परावर्तन हो सके, अर्थात प्रकाश किरण उस तल को पार ना कर जाए। और अगर ऐसा हो जाता तो आप अपनी छवि को अपने दर्पण में देख नहीं पाते, इसलिए काम करना जरूरी था। तो कालिख लगेगा, लेप लगेगा। हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि दर्पण के पीछे किस चीज़ की कालिख लगी होती है, तो आप बताइएगा। तो पहला तो जब आप चांदी दीजिएगा, अनुपस्थित मिल जाए तो पारा लगाइएगा। और वर्तमान में ये बहुत ही चर्चा में है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में जो लेप लगाया जा रहा है बहुत से दर्पणों में एल्युमिनियम का भी लगाया जा रहा है। तो इसका मसला ये है कि चांदी लगा सकते हैं, पारा लगा सकते हैं, एल्युमिनियम लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको शेयर कर दूं कि ये लेप अकेले ही कारगर नहीं है, इसके ठीक पीछे यानी इसके ऊपरी पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड का भी लेप लगाया जाता है। आप अपने घरों में प्रयोग किए जाने वाले शीशों के ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि वो लाल रंग का जो लेप होता है वो किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का वह लेप लगा होता है। ये बात क्लियर कर पाए होंगे आप। तो हमारा कहना था कि दर्पण वह शीशा है जिसके पीछे कालिख लगी है, और वो कालिख किसकी हो सकती है, चांदी की, पारे की, एल्युमिनियम की, या फिर उसके ठीक ऊपर आयरन ऑक्साइड की भी लेप लगी होती है जो उसको नमी से या अन्य तमाम चीज़ों से नुकसान होने से बचाती है। ये मान के चलें आगे, ये समझें कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2, और जिसमें पहला मैं लिखूंगा समतल दर्पण और दूसरा उल्लिखित करूंगा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहली बात तो समतल दर्पण किसे कहेंगे और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो ये चीज़ समझें आप। तो पहला तो मैं बता देना चाहता हूँ कि समतल दर्पण आप किसे कहेंगे। गोलीय का मसला जो है वो कुछ इस तरीके से है कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण का जो अलग अलग डाउट है, हम लोग इसे अच्छे ढंग से क्लियर कर पाएँ, इसके लिए आपको पूरे मनोवेग से जुड़ना होगा। और ये मान के चलें कि समतल दर्पण का मसला ये है कि मैं इसको एक साधारण शब्द में आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस आईने का प्रयोग अपने घर में करते हैं, अपने आप को देखने के लिए हम लोग जिस आईने का प्रयोग करते हैं, सच बताऊँ तो वो समतल दर्पण होता है। और आपने बहुत बार ये बात बोला है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ये सिद्ध करके दूंगा कि आईना भी झूठ बोलता है। ये समझें जरा, इसी से तो ये हल हो जाएगा। फिर आईना झूठ बोलता है, ये बात क्या है, क्योंकि आईना जो भी प्रतिबिंब बनाता है, जो भी प्रतिबिंब बनाएगा, सच बात तो ये है कि वो बराबर बनाएगा। बराबर का मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी वो प्रतिबिंब होगी, यानी आपकी आकृति जैसी है वो प्रतिबिंब भी क्या होगी, वैसी होगी। ये बात में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो हमेशा
पार्श्व उल्टा चित्र बनाता है, यानी पार्श्विक उल्टा, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का क्या मसला है? पार्श्व उल्टा का मसला ये है कि दायां बायां दिखाएगा और बायां दायां दिखाएगा। तो झूठ बोला कि नहीं बोला? इसका मतलब आईना भी झूठ बोलता है। झूठ ना बोलता तो उसे दाएं को दायां दिखाना चाहिए था, बाएं को बायां दिखाना चाहिए था। तो ये बेसिकली आप ये समझ जाएं, आईना इसके बाद झूठ नहीं बोलेगा कभी, इसलिए उसे इस तर्क के साथ जोड़ा गया। मैं उस तथ्य को गलत नहीं साबित करना चाह रहा, आप उसके साथ बने रहें। बस अपनी तैयारी में एक बिंदु हमारे साथ ये जोड़ लें कि आईना भी झूठ बोलता है। वो कब झूठ बोलता है? जब आपके प्रतिबिंब को आपके सामने रखना होता है तो वो पार्श्व उल्टा दिखाता है, दाएं को बायां कर देता है, बाएं को दायां कर देता है। ये बात आप समझ पाए होंगे, क्लियर कर पाए होंगे। तो मैं अब इस बात को मान करके आगे बढ़ना चाहूँगा और अब बहस होगी या जानकारी ली जाएगी गोलीय दर्पण के बारे में। मैं इस बात को आपके सामने से अब ओझल कर दे रहा हूँ और अब चर्चा की जाएगी गोलीय दर्पण पर, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण का मतलब होता है जो समतल दर्पण से बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे दर्पण जो वस्तु की प्रतिबिंब को या तो छोटा दिखाएंगे या तो फिर बड़ा दिखाएंगे, बराबर तो कतई नहीं दिखाएंगे। और कभी कभार बराबर की अवस्था में ला भी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसे तकनीक होते हैं या बहुत सी ऐसी उसकी बनावट के आधार पे दर्पणों को बदला जाता है। तो मान के चलें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। इस पर जानकारी लें हम लोग कि गोलीय दर्पण वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। और इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का आप प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलें तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की अलग अलग अगर चर्चा की जाए तो ये क्लियर मान के चलें कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। और मैं इस चीज़ को आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास भी करूँगा और मैं मान के चलूँगा कि आप इसे अच्छे ढंग से समझने का भी प्रयास करेंगे। आज आपका वो डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ जो आपको हाई स्कूल यानी कक्षा 10 और 12 की क्लास में खूब परेशान करके आए हैं। वही दूरी मैं बताने वाला हूँ, वही आपकी प्रतिबिंब की स्थिति बताने वाला हूँ जो उस समय हमें काफ़ी परेशान कर रहे थे, जबकि कोई परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। तो अवतल कुछ इस तरीके से समझना है और जबकि हमारा जो उत्तल होगा वो कुछ इस तरीके से समझ लेना है। ये चीज़ आप मान के चलें कि ये इसका परावर्तक तल है। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ही बेसिकली लें। अभी फिर मैं इस चीज़ को मिटा भी दूंगा कि इसे कहेंगे हम लोग परावर्तक तल, और जो इसका परावर्तक तल है ये वाला हिस्सा है। तो दोनों में अंतर आप समझ पाए होंगे। परावर्तक तल का जो ये मसला है ये आपको क्लियर कर पा रहे होंगे कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो गहरा होता है और जो उत्तल दर्पण का परावर्तक तल होता है वो उभरा होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण का परावर्तक तल गहरा होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब समझना, जब कोई प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे, तो यहाँ टकराएगी परावर्तक तल, तो इसीलिए मैंने इसे बोला है ऐसे टकराएगी। इसके बाद ये इस मार्ग में वापस चली आएगी इस तरीके से, और ये जहाँ मिलेगी इसे ही कहा जाता है फोकस। इसे फोकस कहा जाएगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस बात को आप समझने का प्रयास करें। मैं इस चित्र को आप चाहें तो पुनः मैं इस तरीके से बना के दिखा दूँ, इस तरीके से पुनः करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे ये बहुत ही जरूरी है आपके जानकारी के लिए। आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रकाश कुछ इस तरीके से टकराया ऐसे, यानी ये मैंने केवल 2 किरणों को दिखाया है, और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आकर के एक जगह मिल जाएंगे ऐसे। तो ये प्रकाश जहाँ मिल रहा है, ये चीज़ समझिएगा, तो ये प्रकाश जहाँ मिल रहा है इसे कहा जाता है फोकस। फोकस बिंदु इसे कहेंगे, जिसे हम F से डिनोट करेंगे, यानी F से दर्शाते हैं। ये मान के चलें, समझना जरा। तो जो अवतल दर्पण होता है जहाँ पर फोकस होता है ये वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब ये आपको पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई देगा, यानी प्रकाश किरणें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, वास्तविक रूप से मिलती हुई दिखाई देंगी। जबकि आपका जो
उत्तल वाला मसला है, ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं ये आपको कभी भी मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण आएगी तो कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ जाने लगेगी, इस तरीके से, और ये जो मसला है कुछ इस तरीके से होगा, यानी प्रकाश किरण ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखें कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक ना हो करके कैसा होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वो जो प्रकाश किरण है वो आभासी होती है, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिखना चाहूँगा कि उत्तल दर्पण में कैसा होता है, आभासी होता है। बहुत से प्रश्न आप यहाँ से जान पाएंगे। हमने कहा कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए, सर वास्तविक बनता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप जवाब दीजिएगा सर आभासी बनता है। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और शेयर कर दूं कि जो वास्तविक होता है वो हमेशा कैसा होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, ये चीज़ समझें। और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई ना अब आपसे। यानी किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तो उत्तल में, और किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी हमेशा बनता है तो उत्तल में, और वास्तविक कहाँ बनेगा, अवतल में, उल्टा कहाँ बनेगा, अवतल में। ये बात क्लियर हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और यहीं बताता चलूँगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। इस बात को याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। इससे संबंधित अभी मैं आपसे आगे प्रश्न करूंगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पर बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करें, कंठस्थ करने का प्रयास करें। यहाँ देखिएगा, हमने कहा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, यहाँ प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है, और कभी कभी बराबर भी बन सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और बराबर भी बन सकता है। जबकि उत्तल दर्पण में विशेष बात हमने की, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। इसलिए यहाँ आप ऐसे नोट कर सकते हैं इसे कि ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रतिबिंब की। तो जो वस्तु का चित्र होगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, ये फैक्ट बात है। तो इसे आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा, छोटा, जबकि अवतल में वास्तविक, उल्टा, या फिर बड़ा, छोटा, बराबर, कुछ भी बन सकता है। इस तरीके का जो मसला है ये आप जान रख पाएंगे। और मैं अब आपसे बात करूं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहता हूं मैं, कुछ यहाँ बता दूं मैं। देखिएगा, ये फोकस हो गया, और अगर हम इसे एक वृत्तीय संरचना मान लें, जब आप इसको हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो कुछ इस तरीके का एक संरचना आपको मिला रहा होगा जिसे कहा गया होगा एक वृत्तीय संरचना मान ली जाए। तो इसका जो सेंटर होगा उसे कहा गया था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहा गया था। और इसी वक्रता केंद्र यानी जिसे हम लोगों ने सी सेंटर यानी सी से दर्शाया हुआ था, वहां से लेकर के इस परावर्तक तल के बीच का मामला जिसे आप पी यानी ध्रुव कहते हैं, पोल, समझ पा रहे हैं? देखिएगा, हम आपको क्या क्या बताना चाह रहे हैं इस बात में। ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल के ठीक बीच का जो हिस्सा होता है उसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुव से लेकर के इस सेंटर तक की रेखा यानी इसको मिलाने वाली रेखा को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस बात को ध्यान दें, वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है तो C प्लस P, ये मान के चलें, यानी मेरे कहने का मतलब वो C प्लस P जोड़ना नहीं है, C और P को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से दर्शाया जाता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। मेरा कहना बस इतना है, अगर ये बात आप याद रख पाएंगे तो बिल्कुल आगे चल करके अभी आप काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाले टॉपिक को आसान कर पाएंगे, ये मान रहा हूँ मैं। तो वक्रता त्रिज्या R, वक्रता केंद्र, और ध्रुव की बात हमने की, हमने सेंटर की बात की, हमने वस्तु के प्रतिबिंबों की बात की, और ये मैं मान के चलता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, तो आगे की टॉपिक जो है उसको मैं बताऊं, इसके पहले आप इसे नोट कर लें। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर फोकस दूरी की बात हो जाए
या फिर फोकस की बात करें या पोल की बात करें, तो आप इससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखूंगा, उसके माध्यम से आपको ये बात जान पाएंगे कि फोकस दूरी कैसे निकाली जाएगी। एक दर्पण का सूत्र आपने पढ़ा होगा, दर्पण का सूत्र, ये बात ध्यान देना। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये चीज, ये ध्यान दीजिएगा। f का मतलब होता है फोकस या फोकस दूरी लिख दे रहा हूं मैं, और u का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और v का मतलब होता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, बिल्कुल। और इस बात को आप जान पाए, इसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि जब हमने आपको इस तरीके का एक दर्पण दिखाया जिससे हम लोगों ने कहा कि ये कैसा है, अवतल है, क्योंकि इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ था उस पर कालिख लगी हुई है, ये अवतल है, अर्थात कह सकते हैं इसका जो परावर्तक तल है वो गहरा होता है। तो आपने यहाँ देखा कि प्रकाश किरण ऐसे आकर के फोकस हो गई, तो जब दर्पण के पीछे फोकस होगा अर्थात बाएं फोकस होगा तो हमेशा वहाँ फोकस दूरी माइनस होगी, और जब दर्पण कुछ इस तरीके से हो और उसका जो फोकस है वो कहाँ हो, दर्पण के आगे हो, तो वह हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी दर्पण के आगे जाने पर अर्थात दाएं जाने पर हर वो चीज़ पॉजिटिव मानी जाएगी, चाहे वो फोकस हो, चाहे वो वस्तु का प्रतिबिंब हो, चाहे वो वस्तु की स्थिति हो। तो वो सारी चीज़ें अगर आगे हो रही हैं, दाएं हो रही हैं, तो वो पॉजिटिव होंगी, और अगर बाएं हो रही हैं तो वो निगेटिव हो जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लें कि अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें हर वो चीज़ क्या होगी, निगेटिव होगी, फोकस दूरी निगेटिव होती है, इस बात को याद रखिएगा। और जो उत्तल दर्पण होगा उसमें फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, इस बात को याद रखिएगा। बस इतना ही आपके काम का है। ये मान के चलें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो आगे हमारा आपसे एक प्रश्न होगा, और आप अगर इसे नोट कर चुके हों तो मैं आपको बताने का प्रयास भी करने वाला हूं। दर्पण का सूत्र अगर आप लिख लें 1/f 1/u प्लस 1/v, और जिसको हमने आपके सामने क्रमवार अंकित कर दिया, फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो इसे आप नोट कर लें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आप प्रश्न पूरा लिखेंगे, मैं इसे शॉर्टकट लिखना चाहता हूं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु जहां रखी गई है वही होती है वस्तु की स्थिति, तथा वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर पर है, स्थिति 20 सेंटीमीटर पर है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मसला है। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल कुछ करने की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ करके इस बात को समझना होगा, और आज से ये आप डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और हमेशा आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप को बिल्कुल अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर होने वाला है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर दे रखा है, वो जानना चाहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए बना ही देते हैं कहाँ बनने वाला है इस सूत्र के माध्यम से। और अब हम मान के चलें ये जो फोकस दूरी है मैंने आपको बताया हुआ है किससे डिनोट किया गया है, एफ से, और जो वस्तु की स्थिति है वो किससे दर्शाया गया है, यू से। यानी हमें एफ का मान पता है, यू का मान पता है, बस हमें किसका मान नहीं पता है, वी का मान नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, आप इसे लिखेंगे इस तरीके से 1/f, एफ के स्थान पे कितना लिखना है हमें, 10। और मैं इसके ठीक पहले एक माइनस का निशान बनाना चाहता हूं, और ये माइनस का निशान यहाँ भी बना सकता हूँ या यहाँ लगा सकता हूँ, कोई डाउट मुझे लगता है आपको, हर वो मैथ पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल ये डाउट नहीं होगा, या फिर आपको भी नहीं होना चाहिए। ये मान के चलें बिल्कुल बहुत ही कठिन स्तर का मसला ये नहीं है। तो
यहाँ माइनस लगा दें या फिर यहाँ माइनस लगा दें, मसला एक ही माना जाएगा। बहरहाल फिर भी मैं यही दर्शाना चाहता हूँ अभी। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, फोकस। यहाँ माइनस तो था नहीं, यहाँ माइनस क्यों लगाया हमने? ये माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में फोकस क्या माना जाता है? निगेटिव, लिखा है हमने वहाँ पे। तो फोकस दूरी माइनस हो गया। और अब देखिएगा बराबर है 1/u। u का मान कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल यहाँ आप कितना लिख दोगे? 20। क्लियर है? 1/20। और इसके बाद यहाँ कितना लिखना है? 1/v लिखना है। और मान आपको किसका लेना है, ये बात जान पाए आप। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण, मैंने कहा था कि जो कुछ भी होगा फोकस भी माइनस होगा, हर वो चीज़ माइनस होगी, ये बात मान के चलें तो हम इसे भी माइनस ही रखेंगे। आप जो वस्तु की स्थिति है उसको भी कैसा रखने वाले हैं? माइनस ही रखने वाले हैं, क्योंकि हमने आपसे अभी कहा था कि अवतल दर्पण में हर वो चीज़ माइनस होगी, क्योंकि वस्तु की स्थिति भी पीछे है, वस्तु का प्रतिबिंब भी पीछे बन रहा है, तो सब कुछ क्या माना जाएगा? माइनस माना जाएगा। अब यहाँ समझ लें कि अगर आपको इस चीज़ का मान निकालना है तो मुझे जहाँ तक पता है कि पक्षांतर आप करना जानते हैं, और ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये माइनस का मसला प्लस में बदल जाएगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ये बात? और बराबर 1/v लिखा जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, आप जैसा तिरछा गुणा करते हैं तो कुछ इस तरीके से 20 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 20। और माइनस प्लस तो माइनस होता ही है, और यहाँ 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा, और नीचे 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। और ये माइनस अब यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा कि ये माइनस मैं यहाँ उल्लिखित कर सकता हूँ। तो 20 - 10 अपान ये 200, इसके बाद क्या लिखा है? 1/v। तो अब 20 में से आप बिल्कुल आसानी से ये बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, कितना आ जाएगा? 10, और इसके नीचे कितना होगा? 2, 1/v। ये क्लियर है? और आप एक जीरो काट सकते हैं तो कितना आएगा? 1/20 बराबर इतना। आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? और अगर अब आपका v का मान निकालना है तो आप क्लियर, अब आप बता ही सकते हैं किसका यहाँ, इसका यहाँ, तो v बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। लेकिन आप फिर एक बात भूल ही रहे हैं, या फिर यही कैलकुलेशन करते समय मैंने उसको हटा ही दिया है, खुद ही माइनस हटा दिया, नहीं तो माइनस में ही आता। और ये मान के चलें जवाब हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो अवतल दर्पण का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे ही तो बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दें, या आप अपने किसी भी तर्क के साथ इस चीज़ को चोरी कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति माइनस होगी, प्रतिबिंब की स्थिति माइनस होगी, तथा फोकस दूरी माइनस होगी, सब कुछ माइनस में ही आने वाला है। तो आराम से इस बात को आप बता ही सकते हैं कि अब ये जो v का मान है ये माइनस में ही आएगा। और अगर ये बात अगर हम लोग यहाँ जहाँ कर ही रहे थे, अगर हम इस चीज़ को उठा करके वहाँ रखे होते तो पक्की बात थी ये उल्टा हो करके माइनस में ही इसका जवाब आता। और आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है v का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ जो किया हम लोगों ने, अभी जो प्रयास हम लोगों का था, ये जो माइनस यहाँ लगा हुआ था, इस हिसाब से अगर आप 20 में से 10 निकालोगे और इस माइनस को यहाँ हम रखे रहेंगे तो उत्तर तो आपका बाद में माइनस ही आने वाला है। इसलिए ये क्लियर हो गई होगी बात? क्लियर है? और अब इसको नोट कर लें आप कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर। ऐसा कोई भी सवाल होगा तो आप उसे आराम से अब हल कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को अब मिटा देना चाहता हूँ और एक दूसरा प्रश्न आपके सामने रखूँगा। दूसरा प्रश्न कैसा होगा? दूसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि एक उत्तल दर्पण हो, अब अवतल नहीं रह गया, उत्तल आ गया। एक उत्तल दर्पण हो जिसकी फोकस दूरी f बराबर कितना हो? 15 सेंटीमीटर, तथा जो वस्तु की स्थिति है यानी u बराबर दिया हो 10 सेंटीमीटर। तो आप हमें v का मान बताएं, यानी वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण f का मान 15 सेंटीमीटर और u का मान 10 सेंटीमीटर, v का मान ये पता करना चाह रहा है। तो क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है, वही काम करना है आपको। f का मान 15 सेंटीमीटर है और 1/15 लिखेंगे। अब की बार माइनस नहीं लगा रहा हूँ, क्यों?
क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, मामला रहेगा प्लस में। बराबर का निशान लगाएंगे, 1/u लिखेंगे, u का मान कितना है 10, लेकिन यहाँ माइनस लगाऊंगा क्योंकि उत्तल दर्पण जब भी आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है और इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इधर बनता है आगे, यानी फोकस आगे होगा तो फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा और जो वस्तु की स्थिति होगी वो पीछे होगी, अर्थात वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये मान के चले, मैं आपको एक ट्रिक बेस पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये फार्मूला जिस तरीके से आप फार्मूले पर अध्ययन करते हैं कुछ उस तरीके का नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप हल कर पाएँ ये मेरी इच्छा है और ये मेरी कामना है। तो ये 1/15 बराबर 1/-10 और प्लस 1/v, यही तो करना था हमें। अब देखिएगा 1/15 हमने लिखा है और अब यहाँ ये जो माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। इस बात से कोई डाउट नहीं है, वो पीछे भी मैंने किया था ऐसा, क्लियर है। तो 1/15 प्लस 1/10 प्लस बराबर 1/v, ये क्लियर है। आप फिर से आप इसको तिरछा गुणे के माध्यम से ही कर सकते हैं। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 और 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 150 बराबर 1/, ये तो 15-10 आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा और 25/150 होगा बराबर 1/v होगा। और आप इसे छोटा करना जानते हैं, 25 सिक्के 25 और 25 छक्का 150, तो 1/6 बराबर 1/v होगा। तो अब v का मान आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि v का मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात जवाब। यानी उत्तल दर्पण में वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव करने का कोई मसला नहीं बनता। और मैं ये मान के चलूँ कि आप ये समझ पाए होंगे, इस बात को आप जान पाए होंगे कि अगर दर्पण का ये सूत्र है जिसमें प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह आपसे पूछ ली जाती है, ये क्लियर हो गया है। तो मैं अब इस चीज़ को मिटा देता हूँ और एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, और वो प्रश्न हमारा क्या है, इस बात को जरा ध्यान दें कि अगर अभी अभी हमने बात किया था वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या अगर कहीं ये आ जाए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो हमने लिखा है जिसे हम लोगों ने r से दर्शाया है, इसी r को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें यानी 2 से भाग दे दें तो फोकस दूरी चली आएगी। ये बात आप ध्यान देना, हमेशा f बराबर r/2 होता है। तो कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, 20 में 2 से भाग दे करके 10 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेना चाहिए, ये फोकस दूरी हो जाएगी। क्लियर है ना। तो फोकस दूरी जो है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, तो ये मान के चलूँ कि आप इन छोटे मोटे प्रश्नों को आराम से बता पाएंगे। आगे बढ़ने का प्रयास हमारा अब रहेगा। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जो मसला है अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनके उपयोग की बात कर लूँ, दैनिक जीवन में इनका कौन कौन सा महत्व है, जहाँ से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दैनिक जीवन में ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, दैनिक जीवन में दर्पण का उपयोग या दर्पणों का उपयोग। तो ये जो दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, दर्पण की टॉपिक जो अभी अभी हम लोग देख पा रहे हैं, इसका हम लोग दैनिक जीवन में कौन कौन सा उपयोग करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा। तो दैनिक जीवन में जैसे ये मान के चलें कि समतल दर्पण का अलग उपयोग है और आपका अवतल दर्पण का अलग उपयोग है, उत्तल दर्पण का अलग उपयोग है। ये चीज़ देखिए, समझना जरा। समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का परावर्तन सीधी दिशा में करता है, प्रकाश का परावर्तन कर देगा एकदम सीधा साधा। तो समतल दर्पण में जो अभी अभी हमने कहा कि इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और अभी आपने पीछे ही पढ़ा कि पार्श्व उल्टा बनता है, इसमें जो चित्र होगा वो पार्श्विक उल्टा बनेगा। क्लियर है ये बात। अवतल उत्तल का मसला क्या है यहां समझना, यहां से काफी प्रश्न बनते हैं। अवतल का मतलब होता है, इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण, इसे अभिसारी बोलेंगे। अवतल को अभिसारी कहा जाता है, उत्तल को अपसारी कहा जाता है। इस बात को जरा समझें आप। अभिसारी का मतलब क्या है,
हमने बचपन में एक लेंस, जिसे हम लेंस समझते थे कि इसलिए बचपन में, क्योंकि हम लोग उसे लेंस मान लेते थे, जबकि वो दर्पण था। एक छोटा सा टुकड़ा आता था, मेले वगैरह में मिलता था, हम लोग उससे कागज जला देते थे, याद आया होगा। तो जिससे आपने कागज जलाया था वो दर्पण कैसा था? अवतल। उसने क्या किया था? प्रकाश किरणों को इस तरीके से ला करके एक बिंदु पे छोड़ने का काम किया था, एक बिंदु पर। ये बात ध्यान रखें कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर छोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे हम अभिसारी कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को इस तरीके से फैलाने का काम करता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करेगा, अर्थात एक बिंदु पे नहीं छोड़ेगा, इसलिए हम लोग इसे अपसारी कहते हैं। कोई डाउट नहीं। तो अवतल प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर छोड़ेगा, अभिसारी कहलाएगा, वो फैलाएगा, अपसारी कहलाएगा। यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, वास्तविक दिखाई देगा। इसको पीछे ही देखा आपने, वास्तविक दिखाई देता है, और जो चीज़ वास्तविक होगी वो कैसी होगी? उल्टी होगी। और जो उत्तल में है, हमने कहा था यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा आभासी होगा, और जो चीज़ आभासी होगी वो कैसी होगी? सीधी होगी। ये बात ध्यान देना। तो आभासी है, सीधा है, ये वास्तविक है, और ये उल्टा है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ उत्तल में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। इस बात को मैं पुनः क्यों आपके सामने रख रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि अब आप प्रश्नों का जवाब आराम से दे पाएंगे। जैसे हमारा प्रश्न ये होगा कि कान का डॉक्टर, यहाँ लिखें कान का डॉक्टर या नाक का डॉक्टर या गले का डॉक्टर, अगर वो दर्पण का प्रयोग करेगा तो किस दर्पण का प्रयोग करेगा? या दांत का डॉक्टर, कान का, नाक का, दांत का, ये डॉक्टर जो है अगर ये प्रयोग करेगा तो कौन सा दर्पण प्रयोग में लाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर जिसमें वो बड़ा देख पाएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ बड़ी देखनी होगी। तो पक्की बात है, तो कान का डॉक्टर हो या नाक का डॉक्टर हो या वो हर कोई डॉक्टर हो जो दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, तो वो पक्की बात है कौन सा दर्पण प्रयोग में लाएगा? जो प्रतिबिंब को बड़ा करेगा। इसका मतलब यहाँ पर लगाया जाएगा अवतल दर्पण। क्लियर है? कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल का। बड़े बड़े सैलूनों में कौन से दर्पण लगाए जाएंगे? जैसे बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े सैलून, सैलून का मतलब आप जान ही रहे हैं। तो जो अच्छे खासे सैलून बने हैं वहाँ पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे आपका जो फिगर है, आपका जो चित्र है वो बड़ा दिखाई दे, जिससे उन्हें आसानी हो आपकी सेविंग करने में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब आप समझें तो बड़े बड़े सैलूनों में भी अवतल दर्पण लगता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि सर्च लाइट, हेडलाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट, ये समझ पा रहे हैं क्या? सर्च लाइट का मतलब टार्च, हेडलाइट का मतलब जो गाड़ियों के सामने का जो शीशा होता है जिससे आप लाइट रोशनी को प्रकाशित करते हैं, वो होता है अवतल दर्पण का। इस बात को ध्यान रखें और कतई संकोच ना करें। आपके दिमाग का वो डाउट भी, मैं वो भ्रम भी दूर कर देना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे तो वहाँ तो प्रकाश किरण फैल रही है, जबकि ऐसा नहीं है, प्रकाश किरण फैल नहीं रही है। तो कान का डॉक्टर, बड़े बड़े सैलून, सर्च लाइट, हेडलाइट, ये आप समझ पा रहे होंगे, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आपका डाउट वो क्लियर कर दूं कि जब आप हेडलाइट में देखते होंगे तो प्रकाश किरण ऐसे डायरेक्ट नहीं फैल जाती, वो दूर तक जाती है। दूर तक जाने का मसला है कि हमें वो इस उद्देश्य से वो लगाया गया है कि जिससे हम दूर की वस्तु को भी देख पाएं। तो अगर वो पास में ही फैल जाती तब तो फिर अपसारी हो जाता ना, फिर तो आप देख ही नहीं पाते, तो आप तो आसपास की वस्तु को ही देखते, तो फिर तो आज एक्सीडेंट होना निश्चित ही था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रकाश किरणों को दूर तक ले जाना है, तो दूर तक ले जाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाएंगे? अवतल। उत्तल लाएंगे तो फिर प्रकाश तो फैल जाएगा। ये बात क्लियर है ना? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा हेडलाइट में, सर्च लाइट में, बड़े बड़े सैलूनों में कान के डॉक्टर वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करें उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। हमने आपके ऊपर ये हेडिंग लिख रखी है कि दैनिक जीवन में दर्पण का उपयोग कहाँ हो रहा, तो आप बिल्कुल वही चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण
का प्रयोग होगा रोड लाइट में। रोड लाइट जो अर्थात जो सड़कों पर लैंप लगे होते हैं, आप देख रहे होंगे सड़कों पर लाइटें लगी होती हैं, ऐसे करके बना होता है, उसमें लाइट लगी होती है। उसमें उत्तल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका प्रकाश फैलाना है, अपने आसपास उसके प्रकाश को बिखेरना है, ये मानना है। इसलिए उसे वहां पर ऐसे दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का। ये बात क्लियर हो गई ना? अब आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आगे की बात करते हैं तो रोड लाइट में होगा। आगे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग और आप कहाँ करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है इसका, साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब होता है बगल का शीशा। ये बगल का शीशा आप जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप इस चीज को सीख चुके हैं। यहां ही लिखने का तात्पर्य क्या है जरा बताना। साइड मिरर जो बगल का शीशा आपके मोटरसाइकिल में, आपके वाहनों में, बड़े बड़े वाहनों में लगा होता है, आप जब उसमें देखते हैं तो आपको पीछे से आने वाले वाहन कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। कोई डाउट नहीं? तो छोटा दिखाएगा कौन? आपके सामने है, तो बड़ा दिखाने वाले हैं, तो लगाना किसे पड़ेगा? उत्तल को। क्लियर है बात ना? तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। रोड लाइटों में भी कौन सा दर्पण लगाते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब कोई समस्या हो तो आप बताना हमें। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कर चुका हूं कि अवतल दर्पण का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, उत्तल का प्रयोग कहाँ करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग तमाम प्रकार के सामानों में या आईने के रूप में हम अपने घरों में या फिर अन्य तमाम जगहों पर बहुतायत मात्रा में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इन दर्पणों का प्रयोग जहाँ करते हैं, इसका उद्देश्य आप समझ पाए होंगे। मैं ये आपके घर में वो जो आप डिश एंटीना वगैरह लगाए होते हैं, आप उसको देखिए, जो उसका तल होता है तो थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ महसूस होता है। महसूस होने का मतलब वैसा होता ही है, वो धंसा होता है। और वो हमने अभी आपसे कहा कि जिसका परावर्तक तल गहरा होगा वो कौन सा होगा, किस दर्पण की भांति वो व्यवहार करेगा। तो बिल्कुल अगर ये बात की जाए कि डिश एंटीना किस दर्पण की भांति व्यवहार करता है, तो आपका जवाब ऑफ कोर्स ये होना चाहिए कि अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो धंसा होता है। ये क्लियर होगी बात? तो हम लोगों ने देखा क्या कि दैनिक जीवन में दर्पणों का कैसा उपयोग किया जाता है और उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते हैं, इस बात पर चर्चा की गई। और मैं आपसे विदा लूँ इसके पहले एक दो रोचक तथ्य आपके सामने शेयर कर देना चाहता हूँ इसी दर्पण के बारे में ही। और ये मान के चलें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगर ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास करते हैं, तो दर्पण का प्रयोग कभी भी दक्षिण दिशा की दीवार पर ना करिएगा। दक्षिण दिशा की दीवार पर नहीं होना चाहिए और ना ही पश्चिम दिशा की दीवार पर। इसका ठीक ठाक मसला मेरे समझ से है कि परावर्तन जब होगा तो वो हमेशा आपके ऊपर हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, हानि पहुंच सकती है। तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसलिए इसे उल्लेखित किया गया कि ना तो आपका ये दर्पण दक्षिण दिशा की दीवार पर होना चाहिए और ना ही पश्चिम दिशा की दीवार पर होना चाहिए। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये तो ज्योतिष शास्त्र का मसला था। और अब महत्वपूर्ण बात ये मैं आपसे करना चाहता था कि अगर आपको समतल दर्पण की बजाय, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अगर समतल दर्पण की बजाय आपको उत्तल दर्पण में खुद को देखना होगा तो कैसा देख पाएंगे, कैसा दिखेगा आपका चेहरा? मैं मानता हूं ये आप जान चुके होंगे, आपका चेहरा छोटा दिखेगा, बिल्कुल छोटा दिखेगा। जितना भी आप उसके सामने हैं वो सारी चीजें, आपका ये कान, नाक, आंख, मुंह सब छोटे छोटे दिखेंगे अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे। सपोज करिए कि मैं आपको अवतल दर्पण दे दूं आपको चेहरे, फिर आपको अपना चेहरा देखना हो तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा? तो पक्की बात है अवतल दर्पण में आपका चेहरा बड़ा दिखेगा। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने लिखा था, उसी चीज को बताना चाहता हूं कि हमने कहा था अवतल दर्पण की स्थिति पर निर्भर करेगा, कभी कभी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा भी दिखता है। तो इस बात को, डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं। अवतल दर्पण जब समीप होगा, इस चीज को भी आप बना सकते हैं, अपनी कॉपी नोटबुक में अंकित कर सकते हैं। और ये मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वो समीप होगा। और छोटा कब बनेगा? जब वह
दूर होगा। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर एक अवतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देख पा रहा है तो नाक और कान में कौन सा हिस्सा, यानी नाक या कान, दोनों में से कौन बड़ा दिखाई देगा? इस बात की जानकारी आप हमें दें। नाक और कान में से कौन बड़ा दिखाई देगा? तो बताएं। जो सबसे समीप होगा, यानी नाक समीप आएगी तो नाक बड़ी दिखाई देगी कान की अपेक्षाकृत, यानी कान उसके तुलना में छोटा दिखाई देगा। इस बात को समझिएगा। इसीलिए मैंने बताया कि अवतल दर्पण में अगर आप अपना चेहरा देखोगे तो परिवर्तन तो लाजमी है, होना है। अवतल दर्पण समीप होगा तो बड़ा दिखेगा, दूर होगा तो छोटा दिखेगा। ये डाउट आपका आप क्लियर कर पाए होंगे हम, और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और आप पूरे लगन से, मन से तैयारी करें, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी हैं। और मैं अब ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कृपया कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।